नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश में जो एमपीटीटी वर्ग 3 एग्जाम के लिए हम मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैथ्स को सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा करूंगा मैं कि मैथ्स में है क्या क्या चीज़ दोस्तों। तो जैसे कि एमपीटीटी एग्जाम अब हमारा अभी डिले हो चुका है और जो कोविड जैसी महामारी से अभी हमारा विश्व देश राज्य जूझ रहा है, इस स्थिति में सभी ऑफलाइन क्लास अभी वर्तमान समय में बंद चल रही हैं और ये अभी आगामी समय तक बंद रहेंगी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको यूट्यूब के माध्यम से सिलेबस के अनुसार वर्ग 3 की मैथ्स कंप्लीट कराऊं। इस मैथ्स में आपके कुछ सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं और इस मैथ्स को भी इस बार सीटेट पर पैटर्न के आधार पर दिया गया है कि इसमें मैथ्स में अंकगणित को भी लिया गया है, प्लस इसमें पेडालॉजी को शामिल किया गया है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडालॉजी से भी समाहित रहेंगे। तो इसमें 15 नंबर की आपको मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स के जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया है हमारा संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का दिया गया है। इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक दिया गया हमारा मूलभूत संक्रिया अर्थात मूलभूत संक्रिया के अंतर्गत आपका कैलकुलेशन से पूरा टॉपिक रहेगा, जो सरलीकरण से हम ले सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। दोस्तों इसके बारे में भी हमें बेसिक चीजें पढ़नी है क्योंकि हमारा एमपीटीटी प्राइमरी लेवल का हमें पढ़ना है। फिर तीसरा टॉपिक जो दोस्तों दिया गया है, इसमें हमें पैमाने के से आधारित क्वेश्चन रहेंगे, जो लंबाई पर आधारित रहेंगे, भार वेट से आधारित रहेंगे, वॉल्यूम आयतन से संबंधित रहेंगे, समय पर आधारित रहेंगे, मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो हमें एक्सचेंज करने के लिए उसको बदलने की कंडीशन रहेगी कि हमें किसको किस में बदलना है। तो ये बदलने के आधार पर भी क्वेश्चन रहेंगे, जो तीसरी यूनिट्स में दिया गया है। चौथी यूनिट्स में दोस्तों पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद पांचवा ज्यामिति अर्थात ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा ज्यामिति दोस्तों। इसके बाद छठवां टॉपिक दोस्तों रहेगा वृत्त अर्थात सर्कल से भी क्वेश्चन बहुत सारे दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सातवां टॉपिक हमारा रहेगा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो हमारे वर्ग 3 की दृष्टि से रहेगा। तो ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री, सर्कल और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमें कंप्लीट करना है वर्ग 3 के पर्पज से। इसके बाद आठवां टॉपिक दोस्तों दिया गया है आंकड़ों की संख्या के बारे में, आंकड़ों अर्थात डीआई के बारे में, डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो तो आंकड़ों के बारे में भी देखना है। और फिर 9वें टॉपिक के बाद पेडालॉजी के बारे में दिया गया। तो दोस्तों आज मैं बेसिक चर्चा करूंगा आपको संख्या पद्धति के बारे में, उसको आप समझिए। देखिए संख्या पद्धति दोस्तों, तो संख्या पद्धति अर्थात टॉपिक रहेगा मैथ्स एमपीटीटी। ये एमपीटीटी के साथ सीटीईटी भी रहेगी, सीटीईटी, यूपीटीटी, ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो मैथ्स का नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। अब दोस्तों इसके बारे में आपको देखना है कि संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति की शुरुआत करने से पहले इसकी हमें डेफिनेशन अर्थात है क्या संख्या पद्धति दोस्तों, तो इसके बारे में भी हमेशा तो संख्याओं के गुणधर्मों का एक जो व्यवस्थित अध्ययन जिस पद्धति से हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संख्या पद्धति कहते हैं। अब बात आती है संख्या पद्धति का निर्माण। तो देखिए सबसे छोटी यूनिट यदि आया, गणित की सबसे छोटी यूनिट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कि गणित की अर्थात मैथमेटिक्स की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है दोस्तों। तो मैथमेटिक्स की सबसे छोटी यूनिट दोस्तों क्या है, डिजिट। दोस्तों इसके बारे में समझ, डिजिट अर्थात अंक। क्या है दोस्तों, अंक। अब क्वेश्चन ये बन सकता है टोटल मैथमेटिक्स में कितने डिजिट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल मैथमेटिक्स में कितने डिजिट होते हैं, तो संख्या यदि आपसे पूछी जाएगी 10 होते हैं। यदि अंकों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी, 10 अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से टोटल दोस्तों कितने डिजिट हुए मैथमेटिक्स में, 10 डिजिट। इन 10 डिजिट से ही मिलकर हमारा क्या बनती है, संख्या बनती है दोस्तों। तो अब बात आ जाती है डिजिट के बाद संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है कि संख्या। देखिए दोस्तों अब संख्या की बात, अर्थात संख्या से मतलब है नंबर। और जब यही नंबर 2 या 2 से अधिक जब संख्याएं मिल जाती हैं, उस
पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संख्या पद्धति कहते हैं दोस्तों। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ये बेसिक चीज हमें समझनी है कि पहले होगा अंक अर्थात डिजिट, डिजिट के बाद हमारे नंबर, और जब नंबर ही उसको व्यवस्थित कर देते हैं अर्थात दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणधर्मों का अध्ययन जब हम करते हैं अर्थात दो या दो से अधिक नंबर मिलकर के हमारी संख्या पद्धति का निर्माण करते हैं, तो ये दोस्तों समझना है सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है मैथ्स की, डिजिट होती है, और डिजिट्स की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो क्या होती है दोस्तों, संख्या टोटल ऑफ नंबर डिजिट होते हैं आपके 10, 0 to 9। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब फादर ऑफ मैथमेटिक्स की भी बात कही जाए कि अर्थात गणित के पिता क्या हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके फादर्स के बारे में भी हमें जानना होता है। तो दोस्तों फादर मैथमेटिक्स के फादर कौन है, हमारे आर्यभट्ट के कुछ कहा जाता है। किनको कहा जाता है, आर्यभट्ट। अब दोस्तों इनके द्वारा भी बहुत सारे शून्य की खोज, आर्यभट्टीय सिद्धांत, इन सिद्धांतों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि मैथ्स के अंतर्गत कितने वैज्ञानिक हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं जिनका मैथ्स में अतुलनीय योगदान रहा है। रामानुजाचार्य का भी बारे में हम चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारे श्रीधराचार्य के बारे में भी बात करेंगे। तो मैथ्स में सारे लोगों ने जिनने योगदान दिया है तो उन गणितज्ञों की भी एक दिन में व्याख्या करूंगा, सारे गणितज्ञों की भी व्याख्या करूंगा, वहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों, तो ये आपकी चर्चा हुई संख्या पद्धति, फादर ऑफ मैथमेटिक्स अर्थात संख्या पद्धति किसे कहते हैं दोस्तों। इसके बाद बात आती है, इसको आगे बढ़ाता हूं मैं दोस्तों। देखिए इसके बाद दोस्तों आपको देखना है, जब अंक की बात आती है तो अंकों का मान निकालना, मान निकालना है। अंक आपने पढ़ लिए कि टोटल ऑफ डिजिट की बात कही गई है, अब इनको अंकों के मान निकालने के लिए अंकों के मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए दो नाम आते हैं, आपने हमेशा पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा जातीय मान, जातीय मान, वास्तविक मान, नैज या निज मान या अंकित मान, इसको कई नामों से दोस्तों जाना जाता है। इसके बाद एक होता है स्थानीय मान। देखिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है किसके बारे में दोस्तों, जातीय मान, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। कौन सा दोस्तों, फेस वैल्यू। अर्थात बात आ जाए कि जाति मान, वास्तविक मान, नैज मान, अंकित मान को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फेस वैल्यू कहते हैं। और वास्तविक मान के बाद हमारा दूसरा आता है स्थानीय मान, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो इनकी ये आपको देखना है कि जातीय मान, वास्तविक मान, नैज मान, अंकित मान एक ही होता है अर्थात उसको फेस वैल्यू कहते हैं, और एक होता है स्थानीय मान। अब जैसे दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ कि किसी भी चीज को कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है। देखिए एक संख्या को लेंगे, कोई संख्या लेंगे, उसके बाद हम उसको हल करेंगे। देखिए संख्या लिखने का तरीका पहले होना चाहिए राइट टू लेफ्ट। ये भी कंडीशन आपको देखना है कि हम किस ओर जाते हैं, लिखने का तरीका हमारा। ये देखिए राइट टू लेफ्ट चलते हैं, अर्थात यहाँ सबसे पहले हमारा यूनिट डिजिट होता है। कौन सा दोस्तों होता है, यूनिट, इकाई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, दहाई। फिर क्या होता है दोस्तों, सैकड़ा। इसके बाद सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000। इस प्रकार से दोस्तों आगे संख्या बढ़ती जाती है, सिस्टम होता है संख्या को लिखने के लिए। यदि संख्या की बात मैं कर रहा हूं तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप आगे देखेंगे कि जैसे मैंने लिखा 5,656, संख्या क्या लिखी है दोस्तों, 5,656 दी गई है। अब 5,656 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसके 6 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछा जा सकता है दोस्तों। यदि इसमें 6 के दोनों जातीय मान, क्या है दोस्तों, जातीय मान की बात कही जाए, किसके बारे में, जातीय मान। तो देखिए ये भी 6 और यहाँ भी 6 है। देखिए दोनों स्थानों पर, अब किस किस स्थान पर दिया गया है, इकाई के स्थान पर भी दिया गया है और इस सैकड़े के स्थान पर दिया गया है। ये दोस्तों देखना है संख्या हमें कि राइट टू लेफ्ट की कंडीशन में जाएंगे तो दोनों जातीय मान के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों 6 के जातीय मान क्या है, तो इस, अब देखिए अभी यहाँ पढ़ा था कि जातीय मान, वास्तविक मान, नैज मान और अंकित मान, इसको क्या कहते हैं, फेस वैल्यू।
इसकी डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, स्थानीय मान के बारे में भी समझना। तो जो जाति मान, वास्तविक मान, नैज मान के बारे में होती, तो जो उसका स्वयं का मान होता है वही उसका मूल मान होता है, वो कभी बदलता नहीं है दोस्तों, तो ये याद रखना है। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, को जो जिस स्थान पर होगा वो उस स्थान के हिसाब से उसकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई नाम है, यदि कोई नाम ले लिया जाए कि राम, जैसे राम मैंने लिख दिया, राम पटेल है, ठीक है। अब इसकी जाति क्या है दोस्तों, पटेल, तो ये कभी नहीं बदलेगी, राम की जाति कभी नहीं बदली। लेकिन राम आज क्या है, राम के लिए आज कहूँ कांस्टेबल है, कांस्टेबल से वो हेड कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल से वो एसआई हो गए, एसआई से वो डीएसपी हो गए। दोस्तों इसको देखना है, उसके स्थान में यदि परिवर्तन, देखिए जाति नहीं बदलती, यदि वो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एसआई है, डीएसपी है, हर स्थिति में वो क्या रहेगा, पटेल ही रहेगा, अर्थात जाति नहीं बदलेगी, लेकिन स्थान के अनुसार उसकी वैल्यू बदल जाएगी। यही दोस्तों इसमें अंतर है कि जाति मान कभी नहीं बदलेगा, परंतु स्थान के अनुसार उसकी वैल्यू बदल जाती है दोस्तों। तो यही प्लेस वैल्यू में डिफरेंस है। तो 6 के मान की, यदि 6 दोनों 6 का, इसका मान भी 6 होगा और इसका मान भी 6 होगा, तो दोनों 6 के जाति मान, वास्तविक मान, नैज मान, अंकित मान अपने स्वयं के मान से ही होंगे। अर्थात 6 का जाति मान चाहे वो इकाई के स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर हो, चाहे सैकड़े के स्थान पर हो, क्या होगा दोस्तों, स्वयं होगा। अब यही चीज दोस्तों यदि यहाँ पूछ ली जाती, समझिए दोस्तों कि दोनों 6 के स्थानीय मान क्या होंगे, दोनों 6 के स्थानीय मान। तो यदि दोस्तों इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, दोनों 6 के स्थानीय मान, तो देखिए ए आपका कहाँ पर है, यूनिट, यहाँ पर है तो इकाई के स्थान पर, तो 6 ही रहे। ए आपका कहाँ, सैकड़े के स्थान, सैकड़े के बाद 2 डिजिट है, तो जितने डिजिट हो उतने 0 बढ़ा दीजिए, तो स्थानीय मान। तो ये 6 का स्थानीय मान यूनिट के स्थान पर 6 रहेगा, यदि सैकड़े के स्थान पर तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपसे आ जाएगा कि अब क्वेश्चन यहाँ से बनता कैसे, उसको समझिए दोस्तों। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए आगे बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों समझना है कि एक क्वेश्चन यदि आ जाए 7545 में दोनों 5 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 7545 में दोनों 5 के जातीय मान और स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 5 के जातीय मान, 5 के जातीय मान। तो दोस्तों अभी पढ़ा था 5 का, इस 5 का जातीय मान क्या होगा, ए भी होगा। अंतर की बात कही गई तो मैंने माइनस लगा दिया, और इस 5 का भी जातीय मान क्या होगा, 5, अर्थात इसका अंतर निकलेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दोनों 5 के जातीय मान का अंतर क्या होगा दोस्तों। ये चीज क्लियर हुई दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन यदि आ जाए दोनों 5 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय 5 के स्थानीय मान का अंतर दोस्तों। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर 5 और यहाँ 5, तो देखिए इसका 5 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और इसका 5 5 ही रहेगा क्योंकि ये यूनिट डिजिट पर, इस सैकड़े के स्थान पर। तो देखिए इसका 5 का 5 ही रहेगा, स्थानीय मान इसका 500, अर्थात इसमें से घटाएगा तो 495 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 495। तो यहाँ से किसी प्रकार से आपको दोस्तों जाति मान स्थानीय मान का क्वेश्चन पूछा कि दोनों 5 के स्थानीय मानों का गुणा ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपको हल कर देना है दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे आपके पेपर में पूछेगा, तो ये आपको टॉपिक हल करना है दोस्तों। इससे जो भी क्वेश्चन आपसे ना करें तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। इसके बाद दोस्तों फिर अगला आपसे क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो थोड़ी चर्चा करूंगा, बेशक ही चर्चा करूंगा आज के टॉपिक में। इसके बाद क्लास विधिवत रहेगी। तो संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार दोस्तों, अब इसमें बहुत सारे, सबसे पहले आता है एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण। तो देखिए प्राकृतिक संख्या,
पूर्ण संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय। देखिए कुछ अभी आज इतनी संख्याओं के बारे में चर्चा करूंगा, इसके बाद अगले टॉपिक में चर्चा करूंगा। देखिए प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर्स की बात की गई है। किसके बारे में दोस्तों? प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर्स अर्थात संख्याओं की डेफिनेशन। तो वह संख्या जो कहां से प्रारंभ होती है? 1 से लेकर अनंत तक चलते हैं। कहां तक दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली सारी संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है दोस्तों? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल अर्थात 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहती हैं, तो उन संख्याओं को दोस्तों क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं, एम से इसको डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। दोस्तों क्लियर हुआ? तो यदि प्राकृतिक संख्या पूछे जहां से गिनती की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं दोस्तों। और जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है उसको पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर्स कहते हैं दोस्तों। बात आती है सम संख्या, विषम संख्या, इवन और ओड के बारे में सभी लोग जानते हैं दोस्तों। इवन नंबर्स और ओड नंबर्स क्या कहते हैं? सम संख्या 2 4 6 अर्थात 2 से विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या। और जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर दोस्तों? इसके बाद भाज्य और अभाज्य, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं और अभाज्य संख्या क्या है। देखिए ये सभी लोग जानते हैं दोस्तों। भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, देखिए दोस्तों इस लाइन को समझना, वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित होती है। अन्य तीसरी संख्या या किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होती है उस संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब इसी की डेफिनेशन से यदि अभाज्य की बात कही जाए कि वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है दोस्तों, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। तो ये दोनों प्राइम और को प्राइम के बारे में भी आपको देखना है कि प्राइम और को प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। कंपोजिट के बारे में आ जाता है कि कंपोजिट। अब इसके दूसरा डेफिनेशन होगी जिसके फैक्टर, दोस्तों ये भी याद रखना, जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों, जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और जिसके फैक्टर केवल 2 हों, क्या हो? केवल 2 हों उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या दूसरे रूप में इस रूप में समझ सकते हैं। अब फैक्टर की बात आती है गुणनखंड। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में समझिए यहाँ पर कि अभाज्य संख्या, मैंने क्वेश्चन कहा कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो जिसके फैक्टर 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, अभाज्य। और जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी तीसरी संख्या से विभाजित होते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये कुछ नंबर से दिए गए हैं दोस्तों, इनके बारे में। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया 1, इसके बारे में आप देखिए यदि आपसे पूछा जाए संख्या 1 है भाज्य या अभाज्य, ये कई बार पेपर में दोस्तों पूछा जाता है, तो संख्या 1 क्या है दोस्तों? भाज्य या अभाज्य? ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। देखिए दोस्तों इसका फैक्टर केवल एक ही है, मैंने अभी अभी बताया 1 और स्वयं। इस चीज को नोटिस करिए दोस्तों। तो संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक क्वेश्चन पेपर 2, इसको 1 और 2, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 3 1 और 3 इसके फैक्टर होंगे। 4 1 2 4 से विभाजित, इसके बाद 1 5, यदि 6 की बात 1 2 3 और 6। देखिए दोस्तों इसके बारे में देखेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि 2 के कितने फैक्टर हैं? केवल 2। देखिए अभी अभी यहाँ पढ़ चुके हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हों वह संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? अभाज्य। अर्थात 2 कैसी संख्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या।
3 की बात करते हैं, 3 भी कैसी है जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, तो ये भी क्या होगी दोस्तों, अभाज्य होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कैसे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि पूछी जाए पेपर में तो दोस्तों 2 है। फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 2, और 2 भी कैसी है, अभाज्य भी है। तो यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाएगी दोस्तों तो भी 2 है, और यदि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी पूछी जाएगी तो भी 2। यदि क्वेश्चन फिर बदल दिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। कौन सी होगी दोस्तों, 3। तो ये भी आपको समझना है दोस्तों। इसके बाद प्रमेय और अप्रमेय पर चर्चा करेंगे, इसके बाद अगली क्लास में चर्चा होगी। देखिए प्रमेय और अप्रमेय, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, किसके रूप में, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात P/Q अर्थात अंश और हर के रूप में। देखिए दोस्तों इसके बारे में भी देखना, प्रमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे अंश बटे हर के रूप में अर्थात नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसमें एक शर्त होती है, Q नॉट इक्वल टू 0। ये चीज इस डेफिनेशन में क्लियर याद रखना, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं परंतु Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर का मान 0 नहीं होता। यदि 0 से कोई संख्या डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी प्राप्त होता है, अर्थात वह प्रमेय संख्या नहीं है। तो ये चीज याद रखना है कि 0, तो हम जैसे बात करें 1/2, 3/4, कोई भी 5/3, इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो यह क्या कहलाएगी, प्रमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद बात आती है अप्रमेय संख्या, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे √2, √3, √6, इस प्रकार से रूट के अंदर लिखी हुई सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं दोस्तों, अप्रमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये आपको याद रखना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा, शून्य क्या है, प्रमेय है कि अप्रमेय दोस्तों, पाई क्या है, ये 2 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, कि शून्य क्या है दोस्तों, प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय, प्रमेय, शून्य प्रमेय संख्या दोस्तों। शून्य 0/1 लिखेंगे क्या होगा, इसलिए प्रमेय है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था Q नॉट इक्वल टू 0, P नॉट इक्वल टू 0 की बात नहीं करी गई है। इसलिए दोस्तों समझना, शून्य प्रमेय है, परंतु 22/7 यदि लिखा हो तो 22/7 प्रमेय है, परंतु पाई के रूप में लिखा हो तो वह अप्रमेय है, क्योंकि पाई का सन्निकट मान होता है 22/7, वास्तविक मान पाई का नहीं होता। 3.141414 अर्थात अशांत दशमलव में मान प्राप्त होता है दोस्तों, इसलिए पाई अप्रमेय है दोस्तों यदि पाई के रूप में लिखा हो। क्लियर हुआ दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।